एक जस्टिस के घर में मिले नकदी के संबंध में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंप दी थी और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने वो रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है। ये मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा का, जिनके घर पर बड़े पैमाने पर नकदी एक घटनाक्रम के दौरान मिली। उस दौरान वो घर पर मौजूद नहीं थे और इसके बाद जब जांच समिति का गठन किया गया और जांच समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना यानी कि सीजीआई ने वो जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञान सिंह जी साथ में हैं। ज्ञान जी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजने के पीछे क्या निहितार्थ है? क्योंकि खुद सीजीआई भी इस मामले में एक्ट कर सकते थे और उनसे इस्तीफा मांग सकते थे जस्टिस यशवंत वर्मा से। देखिए, ये हमारे संविधान में जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर के लिए जो जजेस को के ऊपर एक्शन के लिए कोई भी प्रावधान अदर देन रिमूवल ऑफ अ जज नहीं है। संविधान में सिर्फ रिमूवल का है, जिसे कई आम भाषा में इम्पीचमेंट भी बोल देते हैं, अदरवाइज वो रिमूवल ऑफ अ जज है। इसके अलावा किसी भी अथॉरिटी को, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, किसी जज पर कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बचाए रखने के लिए थी। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ एलिगेशंस आते थे, कंप्लेंट आते थे, जो कि इम्पीचमेंट के दायरे में नहीं आता था, रिमूवल के दायरे में। तो कोर्ट ने पाया कि दो तरह के, या तो जजेस का मिसकंडक्ट ऐसा हो कि उसे इम्पीचमेंट के प्रक्रिया से जाना पड़े और हटाना पड़े। दूसरा, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें करे क्या। तो इसके बाद एक इन हाउस प्रोसीजर बनाया गया, जो कि फुल कोर्ट ने पास किया। उसके बाद आज के डेट में वो एक कानून बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उसको इंक्लूड कर लिया। और आर्टिकल 141 संविधान में ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा, जो भी उसके जजमेंट्स होते हैं, वो लॉ हो जाती है, जो कि बाइंडिंग ऑन एवरीथिंग। तो आज के डेट का जो कानून है, वो जो जजेस के ऊपर एक्शन लेने की बात है, वो इन हाउस प्रोसीजर करता है। इन हाउस प्रोसीजर में एक प्रक्रिया है कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर हाई कोर्ट में पहले जाएगा, हाई कोर्ट उसको अगर रेफर करता है, या कई बार डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो प्रमा फैसा इसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देखते हैं। जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को रेफर कर दिया सीजीआई के पास और सीजीआई ने जांच समिति का गठन करना। तो जो जांच समिति बनाई गई वो इन हाउस प्रोसीजर के तहत बनाई गई। ये जो जांच समिति है, एक सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी होती है जी। हालांकि वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को उसको फॉलो करना रहता है, बट पूरी तरह से इसको जांच नहीं कर सकते। ये फैक्ट फाइंडिंग होती है। क्या इस फैक्ट फाइंडिंग के बेसिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं? हाँ, जो इन हाउस कमिटी में जो प्रक्रिया दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो इन हाउस कमिटी बनेगी जो जजेस की, वो इस पे फैक्ट फाइंडिंग करेगी और एक रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिपोर्ट को देखने के बाद जी उस जज से उसकी प्रतिक्रिया मांग सकते थे और मांग सकते हैं, या कमिटी ने खुद मांगी है तो उस समय फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उनकी प्रक्रिया आती है। जब ऐसी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाती है तो फिर चीफ जस्टिस को उस रिपोर्ट से लगता है कि ये मिसकंडक्ट बहुत ग्रेव है, तो चीफ जस्टिस उस जज को बोलते हैं या तो आप रिजाइन कर दीजिए या उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। ये एज पर द इन हाउस प्रोसीजर ये बाध्यकारी है। अच्छा, उसमें इन हाउस प्रोसीजर में यह लिखा हुआ है कि अगर जज वॉलंटरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पे रिजाइन करने को मना करता है या वीआरएस जाने से मना करता है, तब
नेक्स्ट प्रोसीजर ये दिया हुआ है कि उसके बाद पहली ऑप्शन उस जज को दी जाएगी, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि जो रिमूवल का जो प्रोसीजर था हमारे संविधान में, उसमें ये सब एनविसाज नहीं किया गया, तो इसीलिए जज को पहले एक मौका दिया गया कि आप इसे रिजाइन कर दें या वो वीआरएस ले लें। अगर वो नहीं लेते तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी प्रक्रिया का एक पार्ट है कि वो रिकमेंड करेंगे, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों को लिखेंगे जी, दोनों को लिखेंगे और साथ में इस रिपोर्ट की कॉपी भी संकलन करेंगे और उनके पास देंगे कि हम इसमें हाउस ऑफ मानते हैं कि इसे नहीं, आप इम्पीचमेंट जो रिमूवल ऑफ अ जज की प्रक्रिया शुरू करें। अच्छा, क्योंकि रिमूवल ऑफ जो जज है वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, उसमें ये डायरेक्शन नहीं दे सकते। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट एक नोटिस ऑफ मोशन मूव करवाएगी, जो कि लेजिस्लेटिव का काम है। तो उसमें अगर लोकसभा में मूव होता है तो 100 मेंबर्स मूव करेंगे, अगर राज्यसभा में तो 50। ये एक नोटिस ऑफ मोशन मूव करेंगे। अगर राज्यसभा में मूव होता है तो नोटिस, यहाँ भी फिर एक गैप है कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन को, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको लगा कि नोटिस ऑफ मोशन के बाद भी उनको लगा कि अब हम कमिटी नहीं बनाएंगे जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत, तो वहीं पे वो मामला खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर राज्यसभा के चेयरमैन ने देखा कि नोटिस ऑफ मोशन है विद दिस एलिगेशन, तो वो एक कमिटी फिर से बनेगी, जो कि एक स्टैट्यूटरी कमिटी है जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत। अच्छा, ये जो कमिटी बनेगी जी, ये इसमें उसकी पूरी प्रोसेस होगी। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो वकील भी होंगे जो पेश करेंगे, पूरा मामला पेश करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन किनका होगा? क्या गवाह? जज जो है जी, गवाह जो इनके खिलाफ जो गवाही देंगे उसको ये क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं जी। तो पूरी प्रक्रिया फॉलो होगी। उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट में अगर इंडाइट हो जाएगा जी जी जज, तब उस कमेटी की रिपोर्ट के साथ फिर से हाउस में प्रेजेंट होगा मोशन, और जो प्रक्रिया है जो पास करने का वो पास हो जाता है। उस दोनों हाउसेज में अगर वो पास हो गया तो उसके बाद उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा जी जी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जज को रिमूव कर सकते हैं आफ्टर दिस मोशन। इम्पीचमेंट ऑफ और रिमूवल ऑफ जज में यही फर्क है। इम्पीचमेंट जो है जैसे ही रिजोल्यूशन हाउस का पास होता है, राष्ट्रपति अपना ऑफिस उनका ऑफिस खत्म हो जाता है, और रिमूवल ऑफ अ जज में हाउस पास करती है रिजोल्यूशन। पास होने के बाद जैसे कानून को राष्ट्रपति अपना स्टैम्प लगाते हैं, उसी तरह से राष्ट्रपति द्वारा जज रिमूव होता है। अच्छा, एक उधेड़ गुण जो बहुत सारे लोगों के मन में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में क्रिमिनल इंक्वायरी, फर्दर क्रिमिनल इंक्वायरी का भी इनिशिएटिव ले सकते थे, कदम उठा सकते थे। क्या ऐसा भी संभव है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कि वो इन हाउस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बेसिस पर ऐसा कदम उठाएं जिसके तहत आपराधिक जांच जो पूरी है वो कोई एजेंसी करे, वो केंद्रीय एजेंसी हो या फिर पुलिस हो, ऐसा भी संभव है? देखिए, इसको लेके 2 जजमेंट्स हैं, वीरा स्वामी जजमेंट और रामा स्वामी जजमेंट जी। इनमें एक तो जजमेंट ये है कि जब ये प्रक्रिया एक बार चालू हो जाएगी इन हाउस इंक्वायरी, इन हाउस जो अभी गवर्नमेंट करेगी रिमूवल का, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एक बार चालू हो जाएगी जी, तो उसमें कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक वो प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया नहीं होती, जो इलेक्शन पिटीशन में जैसे होता है। लेकिन मैं उससे पहले की बात जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कदम उठाया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा और आंतरिक समिति की जो जांच रिपोर्ट थी वो भेज दी, उसके पहले, ये कदम उठाने से पहले क्या वो आपराधिक जांच का निर्देश दे सकते थे या ऐसा कोई कदम उठा सकते थे? मेरा तो मानना है कि उन्हें ये ऐसा डिसीजन लेना ही चाहिए था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एक दीवार खड़ी होती है कि जजेस के खिलाफ FIR तब तक नहीं होगा
जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है जी, इस वो केस- लोक सेवकों के मामले में जो फैसला है उसके बेसिस पर आप शायद ये बात कह रहे हैं। किस लोक सेवकों के मामले में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिसमें ये कहा गया था कि अधिकारी से ऊपर पद का अधिकारी जो होगा उसकी अनुमति जरूरी होगी लोक सेवकों के मामले में। नहीं, वो सैंक्शन का मुद्दा है। जी जजेस के केस में जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखी है कि जजेस के खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। जी जी सिर्फ ये जजेस के लिए है। तो वो जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा इसलिए किया गया कि जजेस को या तो हैरेसमेंट के लिए या फ्रिवलेस केसेस कोई ना करे। जी जी उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको basically। प्रोटेक्शन देने के लिए। जी मेरा मानना है कि अगर रिपोर्ट आ गई है जी तो इतना है कि ना ही ये हैरेसमेंट के लिए ना ही ये फ्रिवलेस केस है। जी और ऐसे केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने विवेक से जिस दिन ऐसी घटना घटी या तो उसी दिन उनको एफआईआर के लिए गो अहेड कर देना था। अगर उन्होंने उस दिन नहीं किया तो अब इनको ये डिसीजन लेना ही चाहिए, जी क्योंकि जो हम अभी तक जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ये एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के जैसा है, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या किसी में फंसता है जी तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी भी चलती है सर्विस लॉ में, जी और साथ साथ क्रिमिनल केस भी चलता है। दोनों ही साथ साथ चलने हैं। कोई भी क्रिमिनल केस को आप दीवार लगा के बंद नहीं कर सकते। इस केस में इसका जो परमिशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस दिन ऐसी घटना घटी उस दिन नहीं दिया था। तो अब तो क्योंकि वो जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट में उसमें इम्यूनिटी नहीं दी गई है जजेस को। जी मतलब वो सिर्फ इतना प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनको हरास नहीं किया जाए या फ्रिवलेस केस ना हो। अब तो अगर रिपोर्ट आ गई है और इन्होंने इस रिपोर्ट में इंडाइटमेंट को इस लेवल का पाया है कि इम्पीचमेंट होनी चाहिए, रिमूवल होना चाहिए, तो ओबियसली इसमें क्रिमिनल इनको इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। क्योंकि ये पहली बार अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होता तो इसमें दोनों ही प्रक्रिया होती, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से उसको डिसमिसल होता, डिसमिसल होता, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से उसको प्रोसिक्यूशन और जेल होती। बिल्कुल। एक तो इस केस में ये नहीं हुआ। जो भी प्रक्रिया ले डाउन की गई थी इन हाउस में वो सिर्फ डिसिप्लिनरी के लेवल का है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। दूसरा इसलिए भी ये जरूरी है, एक तो जज को आप छोड़िए, इसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे। हम जज को इम्यूनिटी देने के जज को प्रोटेक्शन देने के क्रम में कई लोग होंगे इस कंस्पिरेसी में, जिन्होंने अगर मानिए हम ये तो पता नहीं कि आखिर पैसा क्यों आया था, ये नहीं पता। अगर जज के पास पैसा आता है तो आपको ये हम एक प्राइमा फेसी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी केस के लिए आया, किस चीज़ के लिए आया। तो किसी ने कोर्ट को बेंच फिक्स किया या जजमेंट फिक्स किया और वो इम्यूनिटी जज की इम्यूनिटी का फ़ायदा उठाकर वो आज के डेट में उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। क्या ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस इंक्वायरी जो मिली, उसकी जांच रिपोर्ट मिली, उसके बेसिस पर जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा मांगा और उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये पूरी जांच रिपोर्ट और पत्र जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करने की एक तरह से मांग करता है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया। एकदम, क्योंकि अगर प्रोसेस फॉलो हुआ है, अगर उन्होंने इन हाउस कमेटी कंस्टिट्यूट की है तो उस प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही एन्यूमरेटेड है। नेक्स्ट स्टेप ये था कि वो उसको या तो वहीं पे बंद कर देंगे अगर कुछ नहीं पाया जाता, नहीं तो रिजाइन करने के लिए बोलेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये दो शब्दों का प्रयोग, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग वहाँ पे किया गया है इन हाउस में। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद की भी प्रक्रिया वहाँ दी गई है, तब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। तो अगर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है तो हम मानेंगे कि इसके पहले का जो स्टेप है वो पूरा हुआ है। इन्होंने जो लेटर लिखा होगा जस्टिस वर्मा को इन्होंने बोला होगा आप रिजाइन करें,
या वॉलंटरी रिटायरमेंट है, उन्होंने मना किया होगा, तभी ये हुआ होगा। जी। और ऐसा ही कलकत्ता हाई कोर्ट के सौमित्र सिंह जज थे, और इनफैक्ट अभी तक तो हमें लेटर की कॉपी पब्लिक डोमेन में नहीं है। नहीं। जस्टिस बालाकृष्ण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी लेटर पब्लिक डोमेन में थी, इमीडिएटली आ गई थी। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि हमने इनको रिजाइन करने के लिए बोला। इन्होंने मेरी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया, बोला आप मुझे रिजाइन करने नहीं बोल सकते, मैं रिजाइन नहीं करूँगा, तब उन्होंने ये लेटर लिखा था। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि अब जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कदम बढ़ा दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जाए, एक तरह से जो पत्र भेजा गया और जांच समिति की रिपोर्ट भेजी गई, तो उसमें सीधे तौर पर यही कदम उठाने की बात कही गई, तो कहाँ बाधा आ सकती है, कहाँ पर वो कदम जो है पूरी तरह से रोका जा सकता है? क्या कोई ब्लॉकेज है अभी, या फिर सरकार को ऐसी स्थिति में जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है, जांच समिति की रिपोर्ट भेजी है, तो कहाँ पर ये रुक सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको डायरेक्शन नहीं दे सकते जी, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, रिमूवल ऑफ अ जज। अब कुछ इन्होंने रिकमेंड किया है, और उस संवैधानिक प्रक्रिया में कई स्टेप्स वहाँ भी हैं, मैंने पहले भी बताया। आप नोटिस ऑफ मोशन देंगे, आपके 50 होने चाहिए, उधर 100 होने चाहिए, फिर जिस भी हाउस में पहला होगा, दोनों में अगर हो जाता है एक साथ, तो जॉइंट दोनों मिलकर कमेटी बनाएंगे, ये भी दिया हुआ प्रक्रिया में। अगर जिस भी हाउस में 50 या लोकसभा में होता है, तो स्पीकर द्वारा एक कमेटी का गठन होगा, और उस कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही प्रूव मिसबिहेव माना जाएगा। अगर वो कमेटी एक्सोनरेट कर देती है, तो पार्लियामेंट के पास जज को रिमूव करने का अधिकार नहीं होगा। और अगर इंडाइटमेंट की रिपोर्ट है तो प्रूव कर देता है, क्योंकि संविधान में लिखा है जज कैन बी रिमूव ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, नॉट जस्ट मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर है तो एलिगेशन हो सकता है, आप प्रूव करना है। तो इसी प्रूव करने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट पास हुआ था, उसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है। उसमें एक स्टेप और है जहां मामला रुक सकता है। जैसे आप नोटिस ऑफ मोशन दे भी देते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिशन है चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा अध्यक्ष को और स्पीकर को। वो उसके बाद उस नोटिस के मोशन के बाद वो कमेटी बनाए या ना बनाए, उसकी डिस्क्रिशन है। लेकिन जब एक बार कमेटी बन जाएगी तो पूरी इंक्वायरी होगी, पूरे प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे, और उसके बाद ही वो इम्पीचमेंट के लिए, रिमूवल के लिए 2/3 बहुमत भी चाहिए पेश होगा। हाँ, जो क्रिमिनल प्रोसेस है उसमें संविधान में कोई भी प्रोटेक्शन जज को नहीं दिया गया था जी। आज के डेट में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, एवरीबॉडी इज इक्वल। तो जैसे कोई आम आदमी क्राइम करता है, वैसे जज भी क्राइम करता है तो एफआईआर करता है। लेकिन उन्होंने वीरास्वामी जजमेंट है, उसमें उन्होंने ये एक वो लगा दिया प्रोटेक्शन के लिए कि एफआईआर करने से पहले चीफ जस्टिस की सहमति होनी जरूरी है। तो इस केस में चीफ जस्टिस ने पहले लेवल पे रोका, और आज अगर प्राइम मिनिस्टर और इस प्रेसिडेंट को भेजने के बाद फिर रोकते हैं, तो इन्होंने मेरे हिसाब से जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है, और इससे जजेस को इम्यूनिटी हो जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी की मंशा नहीं थी और ना ही किसी को इम्यूनिटी है क्रिमिनल लॉ के प्रोसेस का। यानी कि अभी सरकार और राष्ट्रपति के पाली में गेंद है, और अभी ये जो कदम है इसमें कई हैं और उनमें बाधाएं भी आ सकती हैं। जैसा कि पहले के कई मामले रहे, 5 मामले मेरे जानकारी में हैं कि उनमें इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया, तो संभावना ये भी बनती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया संसद में पूरी ना हो पाए। देखिए, ये एक लीगल के साथ साथ पॉलिटिको लीगल सिचुएशन है। अब आप रामास्वामी केस देखिए, उसमें जितनी वोटिंग हुई सारे इम्पीचमेंट के पक्ष में हुआ जी, लेकिन फिर भी वो मेजॉरिटी जो चाहिए तो वो नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने एब्सटेन किया वोटिंग से, और उस जजमेंट में उनके ऊपर आरोप था
ऑफिस मिसयूज ऑफ ऑफिस और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब थे तो उनके ऊपर कई आरोप लगे थे। तो उस केस में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चली थी, लेकिन और उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया, फिर भी वो बच गए क्योंकि कांग्रेस ने उनको सपोर्ट एब्सटेन करके दिया। यानी कि कदम उठाने के लिए राजनीतिक दृढ़ता भी होनी चाहिए, राजनीतिक होनी चाहिए। तो अब इस मामले में गेंद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है। देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में किस तेजी से कदम उठाती है और महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, और अगर हो जाती है तो राष्ट्रपति जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाए जाने को लेकर कब तक अपना आदेश पारित करते हैं, यानी कि जो इम्पीचमेंट मोशन होगा उस पर मोहर लगाते हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।